अपने अस्पताल और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का काफी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन 10 अक्टूबर को आज एक यहाँ पे टॉक दे पा रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आज एक मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, मेंटल हेल्थ डे है। और हर साल 10 अक्टूबर को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि क्या जरूरत है मानसिक स्वास्थ्य की, क्योंकि बहुत सी अवधारणाएं हैं अभी भी जो जनता है, जो कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें कई अवधारणाएं हैं और बहुत सी इलिटरेसी है। इसके लिए हम लोग जरूरी है कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक दिन जरूर बात करें। तो मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण पहलू हैं मानसिक स्वास्थ्य के और उसमें से सबसे जरूरी चीजें हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और उसको आम भाषा में रखने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो यह है कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ क्या होता है, मतलब हमें क्यों जरूरी है। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो WHO ने इसको डिफाइन किया है वो ये है कि जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ से हमारी इमोशनल हेल्थ जुड़ी हुई है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ जुड़ी हुई है। और अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है तो हमारी साइकोलॉजिकल और हमारा इमोशनल और सोशल ये तीनों हेल्थ जरूरी होती है। और मेंटल हेल्थ के ऊपर जो बाकी चीजें निर्भर है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, हाउ डू वी एक्ट, हाउ डू वी फील एंड व्हाट आर आवर इमोशंस। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे निर्भर करती है। तो जो हमारी थिंकिंग है, जो हम सोच रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जो हमारे इमोशंस हैं, अगर हमें ज्यादा गुस्सा आता है, नॉर्मल केसेस में भी कई लोगों को छोटी छोटी बात पे जो ज्यादा इमोशनल होते हैं उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, कॉन्फिडेंस की कमी, उलझन, घबराहट रहती है। और वो जो हमारे जो फीलिंग्स हैं वो इसके साथ जो जुड़ी रहती है, अगर ये तीनों ठीक तरीके से एक इक्विलिब्रियम में सामंजस्य से बैठा करके नहीं रहती तो कई तरह की समस्याएं हो सकती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा रहता है कि हमारे जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं वो किसी भी घटना से आ सकती है। और अलग अलग लोगों में ये जो कोई भी घटना वो न्यूट्रल इवेंट होता है, लेकिन किसी भी एक घटना से लोगों में अलग अलग तरीके से सोचे, अलग इमोशंस और अलग फीलिंग्स आती है। और इसकी वजह से कई बार आदमी ठीक तरीके से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है अपने माहौल के साथ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कभी हो कि कोई बचपन में आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, जो कभी बचपन में क्लास फर्स्ट में आपके साथ पढ़ता हो और 2-3 साल आप लोग साथ में रहे और बाद में बिछड़ गए किसी भी कारण से। और उसके बाद कई बार आपको ऐसा लगा कि ये यार वो दोस्त होता तो कितना अच्छा होता और हम लोग उससे मिलते फिर से और बात होती, शायद हम लोग अपने पुराने दिनों के बारे में बात कर पाते। कभी ऐसा ही घटना हो गया कि एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे ये दोस्त आपको मिलता है, किसी रेलवे के प्लेटफॉर्म में, कहीं बस के अड्डे पे, और आप लोग दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं। और जब आप देखते हैं तो आप भी उसको पहचान लेते हैं और शायद वो भी बहुत भीड़ में आपको पहचान लेता है। थोड़ा सा आप चलते हैं उसकी तरफ कि अरे वाह बहुत अच्छा, लाओ मिला जाए, लेकिन वो सामने से निकलता हुआ बहुत तेजी से भाग जाता है। तो मैं इस घटना के बारे में बताऊंगा। देखिए ये एक इवेंट है। अब हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है इस इवेंट के बाद ये देखने वाला है। कई तरह की सोचें इसके बाद आ सकती है। जो ही मैं बता रहा था कि थॉट्स आते हैं, फिर इमोशंस होते हैं और फिर फीलिंग्स आती है। तो अगर ये घटना होती है तो कई बार इंसान ये सोच सकता है कि वो मिल नहीं पाए दोस्त से, तो अगर मैंने जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा किया होता, मैं बहुत बड़ा आदमी होता, मैं ऐसा आदमी होता, उसकी शोहरत होती और सब लोग मुझे जानते तो ये भागते हुए आता। तो मैंने कुछ जिंदगी में किया नहीं, इसलिए ये मेरे से मिला नहीं। तो इस तरह की जो निराशावादी सोचें होती हैं, अगर ऐसी सोच ऐसी किसी इवेंट के बाद आएगी तो आदमी को उदासी लगेगी। इसी इवेंट के साथ आदमी को निराशावादी सोचें आ सकती हैं और वो उदास हो सकता है। इसी इवेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि भाई मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, अगली बार ये आएगा तो मैं दूसरी तरफ से भाग जाऊंगा और आई डोंट गिव अ डैम, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं गलती कर दिया जो कि मैं इतना सोचा इसके बारे में, मुझे नहीं सोचना चाहिए था, अब अगली बार आएगा तो मैं भाग लूंगा यहाँ से। तो इसी इवेंट के साथ इस तरह की सोच भी आ सकती है, मुमकिन है। और अगर ऐसी सोचें आएंगी तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन एक और तीसरी सोच भी है जो कि इंसान सोच सकता है, जो कि एक न्यूट्रल थॉट है। इंसान ये सोच सकता है कि भाई हो सकता है मैंने देखा था बहुत तेजी से भागते हुए निकला है, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो इसको, हो सकता हो कहीं फंसा हुआ हो सकता हो कोई बात हो, कहीं जा रहा हो, जिस तरह से भागता हुआ निकला थोड़ा परेशान सा लग रहा था, तो शायद ऐसा है कि ये शायद कोई इमरजेंसी होगी, चलो अगली बार मिल लेंगे,
इस बार नहीं कभी और सही, ऐसा क्या बात है। तो इसी इवेंट के साथ एक न्यूट्रल थॉट भी आ सकती है, और अगर हम लोग इस तरीके से सोचे, ये न्यूट्रल थॉट लेकर के आ पाए, तो हमें कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा कोई खराब नहीं लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये थॉट्स हैं, जो ये फीलिंग्स हैं और जो इमोशंस हैं, ये तीन के तीनों किसी भी इवेंट से नहीं डिपेंड करते। जितना ही अधिक खराब विपरीत परिस्थितियां हो या अच्छी परिस्थितियां हो, आपके पास ये क्षमता है कि आप ठीक सोचों को उस इवेंट के हिसाब से ला पाए, ताकि आपको इतना बुरा ना महसूस लगे। मेंटल हेल्थ जरूरी है कई और कारणों की वजह से भी, और कई और पैमाने हैं, कई और इंडिकेटर्स हैं जिसे हम नाप सकते हैं या जान सकते हैं कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है किसी इंसान का। देखिए, जब मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूं तो ये बहुत जरूरी है जानना कि मैं मानसिक बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटल इलनेस से, मानसिक बीमारियों से अलग है। मेंटल हेल्थ जरूरी है, और उसके इंडिकेटर्स ये है कि अगर आप जहां कहीं भी रहते हैं, अपने घर में या जो आपका ऑफिस है, जो आपका काम करने का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, आप वहां पे जो आपका इन्वायरमेंट है, वहां पे किस तरीके से आप रह पा रहे हैं, वहां पे आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी दोस्तियां कितनी अच्छी है, आप लोगों से कितनी अच्छी तरीके से मिल पाते हैं, आपके संबंध कैसे हैं, क्या आप बहुत लंबे दिनों तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक अच्छी तरीके से अपने रिलेशनशिप को, क्या लंबी दोस्तियां कर पा रहे हैं, क्या आप अपना सामाजिक जो आपका जो जीवन है और जो पारिवारिक घरेलू जीवन है, क्या वो ऐसा है जिसमें आप ठीक तरीके से अपना सामंजस्य बिठा पा रहे हैं, और फिर क्या आप अपने आप को खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो मेंटल हेल्थ में देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, हर इंसान की जिंदगी में भी कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो क्या हम हर वक्त उसी बात को लेकर के परेशान रहे, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लें, भाई ठीक है, ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी कमियां हैं जो कि हमारी जिंदगी में है, जो भगवान ने दी है, हम इसको एक्सेप्ट कर लें। क्या हम इसको बदल सकते हैं? अगर हम अपनी जिंदगी की कमियों को, दिक्कतों को, अपने आप को बदल सकते हैं तो बदलने की कोशिश करें, और जो नहीं कर सकते हैं उनको मान लें कि ठीक है, ये हमारी कमियां हैं और हम इसको भी देखेंगे, और जो नहीं है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद एक चीज ये है कि क्या हम आगे भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ, हर एक जीवन के अंदर एक ना एक उद्देश्य होना चाहिए। तो जीवन है तो इस जीवन में क्या उद्देश्य है, ये एक सवाल होता है, जो कि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो लोग बात कुछ ना कुछ करते हैं इसके लिए कि जो मेंटल हेल्थ है वो सही है, तो क्या ऐसा हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, ये एक सवाल है। क्या वो सवाल अंदर से एक इंसान के अंदर उठता है, और क्या वो इसका जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचता है? क्या वो अपने हिसाब से इस समाज में जो बदलाव ला सकता है, अपने पैमाने पे, अपने जो भी उसके अंदर के जो दायित्व हैं उसके हिसाब से जो कुछ बदलाव कर सकता है? क्या वो तैयार है उन बदलावों को करने के लिए? क्या वो कुछ भी कोशिश कर रहा है कि उनको बदलावों को करने के लिए? अगर ये सब कर रहा है तो मेंटल हेल्थ अच्छी है। किस तरीके से, अगर वो नहीं सही है तो कैसे हम मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे? देखिए, कुछ तो बेसिक्स, मानसिक स्वास्थ्य का शुरुआत होती है जब एक गर्भ में बच्चा आता है। जैसे हम लोगों के महाभारत में, अभिमन्यु के लिए कहा जाता है कि गर्भ में ही उसने सुन लिया था कि किस तरीके से गुरु बता रहे हैं और किस तरीके से चक्रव्यूह को तोड़ना है। तो उसी तरीके से जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट है, जो कि मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होता है वो शुरू के 4 हफ्ते में ही शुरू हो जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का सही होना तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अगर कोई गर्भवती स्त्री है, वो कहाँ रह रही है, उस वक्त घर का माहौल कैसा है, उसके मन के अंदर कैसी सोचें आ रही हैं, क्या उसके जो सास है, क्या उसका पति है, क्या उसकी पूरी परवाह कर रहा है, उसको कोई बात की परेशानी है, घबराहट है, तनाव है, क्या ये सब चीजें गर्भ पे असर करती हैं? पूरी तरीके से, क्योंकि कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि अगर उस वक्त जब गर्भवती स्त्री आती है तो अगर वो परेशान है, उलझन है, तनाव है, तो कई तरह की ऐसी तरंगिक, कई तरह की ऐसी न्यूरोकेमिकल और कई ऐसे स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स निकलेंगे जो कि गर्भ के लिए अच्छे नहीं है, और जो वो शुरू के डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे नहीं हो पाते। तो इसलिए जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य का शुरुआत एक गर्भवती स्त्री से होता है। तो उसको थोड़ा अपने माहौल को ठीक रखना चाहिए। एक जनरल तरीके से कहा जाए तो योगा है, हॉबीज को डेवलप करना है, रोज सवेरे मॉर्निंग वॉक है, रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं,
कुछ ना कुछ एक अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ समय बिताना है, परिवार के साथ समय बिताना है। और जो नशा करते हैं हम लोग, बहुत जरूरी है कि इन सब नशों से जितना हो सके उतना दूर रखा जाए, आदत ना बनाई जाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें मैं एक दो लाइन केवल कहना चाहूंगा एडिक्शन के बारे में, कि जो आदत है नशे की, वो इंसान हर एक तरीके समझ नहीं पाता कि कब उसको आदत हो गई है। तो एक लाइन है केवल इसको समझने के लिए कि अगर आप नशा कर रहे हैं और आपका जो नशा है आप उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपने थोड़ा बहुत नशा किया, एक स्तर के बाद वहां रुक गए, रोज नहीं कर रहे। कई बार इसलिए कहा जाता है कि मैं तो भाई चाहता हूं तो 2-3 महीने तक नहीं करता हूं, ये बात नहीं है। आप नशे की स्थिति में हैं, जब आप नशे की स्थिति में आ जाते हैं और उस नशे की स्थिति में एक स्तर के बाद आप अपने आप को रोक लेते हैं। आप तब तक नशा नहीं करते कि जब तक मैं पूरी तरीके से खत्म ही ना हो जाऊं, मेरा होश खत्म हो जाए। तो आपको इस तरीके से आपके अंदर जो है वो ये खुद का एक सेल्फ कंट्रोल नशा करने के बाद रहता है कि नहीं रहता है। तो अगर वो सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर है तो फिर ये कहा जाता है कि आप एडिक्शन नहीं है, वरना आपको नशे का प्रयोग कभी भी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। एडिक्टिव पर्सनैलिटीज है उनके लिए जरूरी है। एडिक्शन के बारे में बात करने के बाद आज जो मेंटल हेल्थ का जो थीम है वो ऐसी है कि जो हम लोगों का जो वर्क प्लेस है वहां पे ऐसे क्या बदलाव करने चाहिए कि हाँ कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हम लोगों पर ऐसी क्राउड है जिसमें कि ना सिर्फ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काम करने वाले हैं, बल्कि ऐसे कई स्त्रियां भी दिख रही हैं मुझे जो कि शायद उतना काम ना करे, हाउसवाइफ्स हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उस थीम से हट करके मैं थोड़ा ऐसी बात करता हूं जो कि आप लोगों के लिए, सबके लिए थोड़ा जागरूकता पैदा करे और कुछ थोड़ा सा अगर आप लोग सीख पाए तो मैं इसलिए सोचूंगा कि थोड़ा पेरेंटिंग के बारे में हम लोग बात करें। इन जनरल सभी के लिए जरूरी होता है कि क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या उनके हित में है, क्या नहीं है। अलग अलग हमारा जो समाज है, हमारी जो सोचे हैं वो कई और वेस्टर्न कंट्रीज में भी कई तरह की सोचे हैं और वहां पर कई अलग तरह की चीजें हो रही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करें और थोड़ा सा समझें कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। तो देखिए, हमारा अधिकतर जो समाज है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बच्चों में अगर कोई भी बच्चा गलती करता है तो हम लोग अधिकतर ये देखते हैं कि भाई बच्चे को अगर वो अपना स्कूल में गया है और शुरुआत में स्कूल में आकर के उसने कुछ अपने किताबें छोड़ दी, स्कूल पे पेंसिल बॉक्स छोड़ दिए, कई सामान नहीं लेके आ पाया, तो हम लोग क्या करेंगे? पेरेंट्स अधिकतर ये कहते हैं पूरी तरीके से फुल सपोर्ट देते हैं बच्चों को, और पूरा सपोर्ट देने के बाद जो भी हो तुरंत वापस देते हैं। वो उनका एक स्नेह करने का तरीका होता है और इससे बच्चों को भी कोई भी दिक्कतें नहीं होती। हमारी ये सोच है कि अधिकतर पेरेंट्स की यही सोच रहती है कि हमारा जो बच्चा है अगर वो ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा, अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे रह जाएगा, तो शायद वो जिंदगी में भी पीछे रह जाए। शायद ऐसा हो जाए कि वो कभी भी ये जो रेस चल रही है इसमें सबसे जरूरी चीज जो है वो नॉलेज, पढ़ाई, इसको एक्वायर करे और जिंदगी में इसी यही तरीका है जिससे आगे बढ़ पाए। तो ये एक सोच है जो कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा आगे। मैं इसका एक विपरीत भी, एक दूसरे मॉडल भी है जो कि वेस्ट में थोड़ा बहुत चलता है। वहां पर यह है कि 14-15 साल के बाद खासकर बच्चों को अलग कर दिया जाता है। वहां पे अलग से होम्स है, ये वहां की चलन है। चाहे आपके परिवार में ये पैसे की कमी हो ना हो, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले, उनके अंदर एक चीज डेवलप हो जिसको सेल्फ स्टीम कहते हैं, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जब 13-14-15 साल की उम्र के जब बच्चे होते हैं, उनकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं आप बाहर जाइए, आप बर्गर के हाउस में काम करिए, आप अखबार को बांटिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन 2 पैसे कमाइए और आप देखिए कि उस पैसे का महत्व क्या है। तो इन सब चीजों को जो कि हमारे यहाँ तो ये है कि भाई पढ़ाई करनी है या तो खेलना है, तो वो सेल्फ स्टीम थोड़ी सी लैग कर जाती है। ऐसी कुछ स्टडीज हुई है निमैंस बेंगलोर में जो ये कहती हैं कि अगर बच्चों के अंदर जो समर के ब्रेक्स हैं या थोड़ा बहुत कुछ भी पार्ट टाइम जॉब, वो सिर्फ इसलिए ना करें कि भाई ठीक है पैसे की तो हेल्प वो अपने लिए रखे रहे उसको, या अगर पैसे पे हेल्प परिवार में है तो जरूर करें, मगर इस तरीके से एक सेल्फ रिलायंस, एक सेल्फ स्टीम बच्चों में डेवलप होती है और इससे आगे के भविष्य में उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को प्रेम दिखाएं। अगर बच्चे को आप काम करने को कह देंगे तो क्या आप बच्चे का स्नेह दिखा पा रहे हैं, क्या बॉन्डिंग हो पा रही है? बहुत जरूरी बात है ये कि आजकल के जमाने में जब ये इंटरनेट है, मोबाइल है
और इतना अधिक सब काम हो रहे हैं, तो कैसे हम अपने बच्चे को इतना अधिक एक्सपोजर से बचाएं, कैसे हम अपना एक बॉन्ड बना पाए बच्चे के साथ। क्या हम क्या करें कि बच्चा हमसे हर वो चीज शेयर कर पाए जो कि वो नॉर्मल केसेस में नहीं कर पाता है। शेयरिंग बहुत जरूरी है। बच्चों को जानना, उनके दिमाग में क्या जा रहा है ये जानना, जो कि आसान नहीं है। कई बार बच्चों के साथ बच्चों का कनेक्शन नहीं बना पाते, सबसे जरूरी बात है। और कई रिसर्चर्स हैं इसमें तो ये कहती हैं कि बच्चे जो हैं वो आप हर हाल में उनके साथ हैप्पीली कनेक्टेड रहे। मतलब जो आप कुछ थोड़ा बहुत भी टाइम दे पाए वो रोज दें, क्योंकि हम लोगों की सबकी जिंदगी इतनी बिजी है कि आप लगातार नहीं दे पाते। जो समय दें उसमें बच्चा भी खुश रहे और आप भी खुश रहे, उसको कहते हैं हैप्पीली कनेक्टेड होना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये हैप्पीली कनेक्शंस में अगर आप बच्चे को ये समझाना शुरू कर दें कि भैया बचपन में तो मैं ये करता था कि मैं तो बड़ा अनुशासन में था, और आप उसको एक तरीके से टीचिंग शुरू कर दें, उसकी प्रीचिंग शुरू कर दें, तो क्या आप वो हैप्पीली कनेक्टेड रह पाएगा? देखा गया है कि बड़ा मुश्किल है। बच्चे इस तरीके से बात नहीं मानते, उनको बात मनवाना थोड़ा मुश्किल है। कई बार देखा जाता है कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। अगर आप बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू करें, उम्र देखनी पड़ती है बच्चों की किस उम्र के हैं। अगर वो 6, 7, 8 साल के हैं तो जो नाना नानी की कहानियां थी पहले, जो दादा दादी की कहानियां थी, जो न केवल कहानी नहीं बोलते थे, वो पूरे पात्र को जी लेते थे। अगर जानवर है तो जानवरों के भी उसमें नाम आएंगे। और अगर कई बार ऐसा भी करते थे कि थोड़ा बच्चा भी कहानी बोले, थोड़ा आप भी बोले, साथ में रोज सवेरे बच्चे के साथ 15-20 मिनट, आधे घंटे कुछ ना कुछ घूम ले, टहल ले, थोड़ा व्यायाम आपका भी होगा, बच्चे का भी होगा। आधे घंटे के आसपास कोई इंडोर गेम्स खेल ले बच्चे के साथ, कुछ चेस खेले, कुछ अगर शतरंज खेलता हो, कैरम बोर्ड खेलता हो, लूडो खेलता हो, तो इस तरीके के टाइम में बच्चों के साथ बॉन्डिंग बन पाती है। उसी टाइम में अगर आप अपनी जिंदगी की कुछ बातें ऐसी बताएं बच्चों को जो कि जिससे कि आपकी जो जिंदगी की थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, जो आपको लगता है कि बच्चों से शेयर करने पे बच्चों को मालूम चलेगा कि हाँ इस तरह की कुछ परेशानियां हैं, जिससे कि बॉन्डिंग बनती है। बच्चे भी उससे काफी प्रेरित होते हैं कि वो अपने स्कूल की छोटी मोटी बातें जो वो नॉर्मली नहीं बताएंगे आपको कि क्या दिक्कत है, उसमें मैंने से क्या बोला, लड़के ने क्या बोला, लड़की ने उस मैंने इंटरनेट गेम में क्या देखा था, वहां के मोबाइल में मुझे क्या मिला था। तो वो जो बातें होती है, बदलनी होती है, दिमाग में चलती रहती है, उससे कई बार गलत संदेश जाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ी बहुत दिक्कतें बच्चों को ऐसे टाइम में जब आप साथ में टहल रहे हैं या बात कर रहे हैं कभी रखते हैं, तो बच्चे भी कई बार आपके साथ बॉन्ड महसूस करते हैं और फिर एक नया कम्युनिकेशन डेवलप होता है। और वो वार्तालाप आजकल के जमाने में जब मोबाइल है, इंटरनेट है, सब चीजें हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी रहेगा कि आप ठीक तरीके से बच्चों से एक बॉन्ड बना पाए, एक ब्रिज बना पाए। जरूरी बात ये भी है कि जैसे अब आप खाना खा रहे हैं और डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं सब लोग, और उस वक्त आप अपना तो मोबाइल देख रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि मोबाइल ना देखें। बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि देखिए, जब आप मोबाइल अगर आप कह रहे हैं बच्चों के साथ कि तुमको खेलना चाहिए, अगर आप बच्चों से कह रहे हैं कि तुमको भाई हम लोगों की बातें माननी चाहिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम्पल्स दें। बच्चे बात करने में नहीं देखते, लेकिन वो जो सीखते हैं वो आपकी जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं वो ये देख करके सीखते हैं। तो अगर आप मोबाइल नहीं देख रहे हैं, अगर आप बच्चों को समय दे रहे हैं, अगर आप बच्चों के साथ आप देख रहे हैं कि आप अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं, अगर वो घर में देख रहा है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, आप किताबों में कितना समय दे रहे हैं, आप टीवी पे कितना समय दे रहे हैं, और आप बदलाव कर पाते, ऐसे कंडीशन में बच्चे भी कई नई आदतें सीख पाते हैं। सेल्फ रिलायंस के साथ ही बच्चों में आजकल ये देखा गया है कि जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है कि बच्चों में एक इमोशनल या एक मेंटल कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो हम किस तरीके से ऐसे बच्चों को डेवलप करें कि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे कि वो उन चीजों को टैकल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जब कभी भी बच्चा अगर कोई भी क्लास में पीछे काम नहीं कर रहा है, अगर आप कोई वो बहुत अच्छा नहीं है एकेडमिक्स में या कहीं पर भी, तो आपको ये देखना है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कई बार कि बच्चे में क्या चीजें ऐसी हैं जो अच्छी है, और जो कुछ भी आपको लगे कि वो अगर पढ़ाई में अच्छा है तो, अगर वो ड्राइंग में अच्छा है तो, अगर वो पेंटिंग में अच्छा है तो, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो, जहां पर भी एक आप ढूंढ सकते हैं कुछ ना कुछ तारीफ करना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। जितना अधिक ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप बच्चे को दे पाएंगे, उसको तारीफें मिलती रहेंगी, शाबाशियां मिलती रहेंगी, और हर वक्त उसको आप केवल प्रीच नहीं करते रहेंगे, वो शायद बातों में थोड़ा बहुत धीरे धीरे करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेम और बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा बैलेंस बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो कई बार बाउंड्रीज, माँ बाप के बीच में एक बाउंड्री होती है, ये देखना है कि प्रेम और स्नेह कितना करना है।
कई बार प्रेम और स्नेह और जरूरत से ज्यादा केयर से या ओवर पेरेंटिंग या ओवर इन्वॉल्वमेंट के द्वारा कई बार ऐसा होता है कि फिर जो बच्चे होते हैं वो फिर आपके रिस्पेक्ट ही बंद कर देते हैं। वो आपको कई बार गाली देने में या कई बार कुछ तो गलत शब्द बोलने में या कई बार हंसी मजाक में मारपीट, या आपने कुछ कहा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तो गलत शब्द कहा वहां से निकल गया, आपने कुछ नहीं कहा। बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। आपके रिश्ते में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कितना कह रहे हैं, वो कितना कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटिंग है, माँ बाप है, दोस्त नहीं है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे इनको सिखाना है इस तरीके से, क्योंकि आगे जाकर के फिर गलत संकेत ना रहे। अगर आप इन बाउंड्रीज को ठीक तरीके से स्टैब्लिश कर पाते हैं तो उससे भी बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के साथ, जो कि बाद में आगे जाकर के अगर कुछ भी नेगेटिव होते हैं तो बच्चों में वो बचपन से ही इस तरह की चीजें ना डेवलप हो कि वो आपको जब चाहे जैसा चाहे वैसे कह पाए और कुछ गलत रिश्ते बन पाए। इसलिए बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप। तो सेल्फ रिलायंस जरूरी है बच्चों में एक पोरस बाउंड्रीज की जरूरत है। बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है, जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा जरूरत पाती है। कई बार अगर बच्चों ने कुछ गलतियां करी हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स या कुछ ऐसे पनिशमेंट्स जो कि हमको दे देने चाहिए, और वो हर बार होना चाहिए। कोई भी गलत काम अगर बच्चों ने किया है तो कोई ऐसी चीज जो कि उनको अच्छी लगती है लेकिन उनको ना मिले, मारपीट से या पनिशमेंट से बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि हमें अब ये चीज नहीं करनी है, लेकिन क्या सही चीज करनी है। तो इसलिए जरूरी है कि जो अगर आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ, या कुछ करप कर रहे हैं, या बच्चे ने कुछ पनिशमेंट किया है और आप उसको आप नाराज है उससे, तो एक तरह इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ टॉक 1-to-1। बात करना बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। बच्चों को पहले ये समझाना जरूरी है कि उसने गलती करी है, और अगर उसको ये समझ में आ रहा है कि उसने कुछ गलती करी है और आप सफल हो गए हैं इसमें, तो अब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चा खुद ही हो सकता है डिसाइड करे कि क्या उसको अब ये करना चाहिए ताकि उसको कुछ गलत क्या चीजें नहीं मिले। तो कुछ नेगेटिव, इसको हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट कहते हैं। 2 मिनट का टाइम आउट हो सकता है। आज छोला तुमको अच्छा लगता था, तुमको कल जब छोला मिलेगा तो नहीं खाने को मिलेगा। तुमको हम लोग हर हफ्ते संडे को जो घूमने ले जाते हैं वो तुमने ये गलत किया है, तो संडे को हम लोग घूमने नहीं ले जाएंगे। तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ punishment for every negative reinforcement for all the bad things that has been taken। जब उसको ये मालूम चल जाए कि उसने गलत किया है तब, तो ये इस तरीके से अगर आप पेरेंटिंग के पैमानों में सही रहेंगे तो फिर कुछ और बच्चों के जो बच्चों का पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो और सही हो पाएगा। और भी मैं कई तरह की इसमें कोई और ऐसा सवाल हो तो मैं इस पर ध्यान दूंगा, अगर नहीं होगा तो जी कोई अगर सवाल हो कोई किसी का तो। आपने बोला जबकि आपको थोड़ा, एक तो ये है कि आपको थोड़ा भूलने की समस्या लग रही है शायद बच्चों की, जो आप बता रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको डर का अनुभव होता है, कभी कभी कुछ परिस्थितियों में डर का अनुभव होता है, ये आपने शायद बताने की कोशिश की। तो जहां तक भूलने की बातें हैं तो देखिए, पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि जो ये भूल रहा है इंसान, वो कई बार ऐसा होता है। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल चीज इसमें कहना मुश्किल है, कई चीजें संभव है, मैं इन जनरल चीजों को कह रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसी और समस्या है तो प्रोफेशनल हेल्प में हर आदमी अलग रहता है, किसी के लिए भी पर्सनल एक इंडिविजुअल चीज कहना एक किसी जनरल अवेयरनेस टॉक में मुश्किल है। लेकिन अगर भूलने की समस्या हो रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना चाहिए कि उम्र क्या हो रही है, और अगर उम्र एक स्तर से ज्यादा है, मतलब अगर वो कट ऑफ 60 का, खासकर 60 साल का माना जाता है, और भूलने की समस्या 60 साल पे हो रही है, तो कुछ बीमारियां हो सकती हैं और हमें उन बीमारियों के बारे में थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए। वो डिमेंशिया नाम की एक बीमारी है जो कि भूलने के लिए होती है, लेकिन अधिकतर इस बीमारी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एडवांस स्टेज में तो बिल्कुल ही पक्का है कि इंसान को मालूम ही नहीं चलता कि उसको भूलने की समस्या है, और वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। शुरू के स्टेजेस में ऐसा हो सकता है कि उसको मालूम हो कि मैं भूल रहा हूँ, चीजें भूल रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान के दिमाग में कई सी बातें चल रही होती हैं, बहुत परेशान होता है और इसलिए वो प्रेजेंट चीजें भूल जाता है। तो अब अगर ऐसा है तो शुरुआत में हम लोगों को स्वस्थ भोजन के द्वारा, जिसमें कि ढेर सारे मल्टीविटामिन हो, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, कलर्ड फ्रूट्स हैं, ताकि हम लोग पास जो भी विटामिन है वो, कुछ विटामिन के सप्लीमेंट्स, अगर शुरू की बातें हैं तो कुछ योगा और ध्यान, कई ध्यान ऐसे हैं जो कि केवल भूलने के लिए ही जो एक जगह फोकस करते हैं। अगर आपके दिमाग में कई बातें चल रही है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो एक त्राटक करके ध्यान आता है जो कि आपको किसी एक बिंदु पे ध्यान लगाना होता है। कई बार मोमबत्ती के ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं, मोमबत्ती के टिप के ऊपर आप केवल ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो ध्यान की विधियां हैं वो केवल इसीलिए है कि इंसान का ध्यान बढ़ पाए, अटेंशन स्पैन बढ़ जाए,
ये सब चीजें जो है बेसिक्स ये करी जा सकती है। एक रेगुलर मॉर्निंग वॉक, रेगुलर एक्सरसाइजेस, रोज सुबह उठे आधे घंटे 1 घंटे की अगर एक्सरसाइज रहेगी तो जो डीजनरेशन होता है, डीजनरेशन मतलब यही है कि जो उम्र का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ रहा है वो एक्सरसाइज से थोड़ा कम हो सकता है। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, अच्छा है, करना चाहिए। और आपने उसके बाद दूसरी बात बताई थी वो था कि डर है, किसी भी चीज का डर है। देखिए डर का तो एक बेसिक चीज बता दूं कि अगर आपको गुफाओं से डर लग रहा है, अगर आपको ऊंचाइयों से डर लग रहा है, अगर आपको भीड़ से डर लग रहा है, अगर आपको जिस भी चीज से डर लग रहा है, तो डर का सामना करना बहुत जरूरी है। जितना आप डर से भागेंगे उतनी वो चीजें और बढ़ जाएंगी। अगर आपको भीड़ से डर लग रहा है तो भीड़ में जाना जरूरी है। अगर आपको गुफाओं से डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है, तो गुफाओं में और अंधेरों में जाना जरूरी है। अगर आपको जानवरों से डर लग रहा है, क्योंकि ये फिर काल्पनिक डर कई बार फोबिया नाम की बीमारी का होता है, और ज्यादा वर्कअप करना पड़ेगा। अगर बीमारी फोबिया है, क्योंकि जनरल टॉक्स में नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन अगर वो एक काल्पनिक डर है, या आप खुद समझ सकते हैं कि डर जो है वो वास्तविक है या काल्पनिक है। और अगर वो डर काल्पनिक है, अगर वो केवल आपको दिमाग में लगता है कि यार यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, कहीं भीड़ में फंस जाऊंगा, अगर मैं भीड़ में फंस जाऊंगा और मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अगर इस तरह की सोचें हैं तो ये जरूरी है कि आप जितना हो सके उन सिचुएशन में जाएं, जितना जाएंगे बार बार एक्सपोजर करेंगे, बार बार उस डर का सामना करेंगे। जितना डर का सामना करेंगे उतना ही धीरे धीरे करके ये डर कम होता रहेगा। तो ये तो जो भाई साहब ने बड़े अच्छे सवाल पूछे, तो मैं थोड़ा उनके जवाब दे पा रहा हूँ। अगर और कोई जो कभी जो स्कूल से आएगा तो डिले बहुत करता है, और काम जो है काम के मामले में एकदम रूल है, बोलता है आज नहीं कल कर लेंगे, अभी बाद में करेंगे, और हमेशा पूछता रहता है। जी जैसे पढ़ाते हैं तो क्या सोचने लगता है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमने काफी बातें करी, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल सवाल है कि गुस्सा कहाँ से आ रहा है। कई बार वो जेनेटिक होता है, जेनेटिक गुस्से में भी अगर हम लोग बेसिक मेंटल हेल्थ की चीजों को करें कि ये थोड़ा बहुत थोड़ा ध्यान है, थोड़ा योग है, थोड़ा एक्सरसाइज है, थोड़ा हॉबीज है, अगर इन सब चीजों को लगातार करें गुस्सा कम हो सकता है। तो गुस्से का इलाज तो ऐसा है, मतलब कोई हमें कारण नहीं, मतलब हर एक कारण बेस है कि क्या है, कहाँ से आ रहा है, और जहां से आ रहा है उसका उस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो अगर वो माहौल जो घर में थोड़ा क्या दिक्कत है जिसकी वजह से वो परेशान है, क्या वो स्कूल में परेशान है, क्या जो आप लोगों को जो चाहते हैं बच्चों की वो थोड़ी सी आपकी चाहते ज्यादा है लेकिन उसका शायद उतने पूरा करने के तरीके नहीं है, क्या जो आप चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है फिर भी नहीं कर पा रहा। तो कई इसकी संभावनाएं हो सकती हैं। हर संभावना को अलग से तलाशना पड़ता है और फिर उस संभावना के बाद जो अलग सुझाव होते हैं सब समझने पड़ते हैं। तो ये ऐसा तो है, तो दिखाना पड़ेगा अलग से, तो फिर काम होगा अगर कभी इतनी दिक्कतें हो तो, वरना आप खुद ही चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जी, जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमें जो है घबराहट क्यों महसूस होती है? ज्यादा जैसे पहाड़ों पर गए तब कुछ ऊपर से नीचे देखे तो कुछ घबराहट सी महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? जो कोई भी डर है, ऊंचाई जा रहे हैं तो उसको फोबिया कह सकते हैं, एग्रोफोबिया को। ऊंचाई पे जाने पे जो भी डर लगते हैं उनको वो हाइट्स का फियर होता है, डर होता है। और जैसे मैंने अभी बताया कुछ दिन पहले कि जो भी डर है, अगर वो डर है और अगर आप ये समझ सकते हैं कि हाइट्स पे जाने में क्या है, इतने लोग जाते हैं, भाई किसी को कुछ नहीं होता तो मुझे क्यों होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डेवलप रहता है। अगर रहता है तो जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप जितना हो सके उतना अधिक पहले कम हाइट्स पे जाएं। पहले आप फ्लोर्स जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं तो पहले अपने घर की छत पे जाना शुरू करें, धीरे धीरे अटैक करें उस पर। फिर आप ब्रिजेस पे जाना शुरू करें, मतलब पुल्स के ऊपर, और धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर आप लिफ्ट्स में ऊपर की ओर चढ़े और देखें ऊंचाई को, और इस तरीके से अपने डर का धीरे धीरे करके सामना करें। इसको हम लोग एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ERP कहते हैं। तो एक्सपोजर होगा और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होगा, तो धीरे धीरे वो हाइट का जो डर है जो काल्पनिक है और असली में तो कुछ नहीं है लेकिन हमारे दिमाग से भी डर रहा है, तो धीरे धीरे करते हुए शुरू करें और उसका सामना करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये डर का आप खत्म कर पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ दवाएं भी हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो दवाओं की। और एक एक अच्छे कंडीशन में अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ा बहुत ध्यान लगाएं, योग करें। ध्यान में भी थोड़ा कभी कभी सोचे, जब आपका मन शांत है, मन स्थिर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचे केवल। कई बार लोग सोचने में भी एक्सपोजर हो जाते हैं कि मैं कहीं पहाड़ पे हूँ और मुझे कैसा लग रहा है। तो उस तरीके से काल्पनिक डर का काल्पनिक स्थितियों से भी हम लोग इलाज कर पाते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत डर कम हो जाता है। तो कई तरीके हैं,
अब बाकी तो ये जो दिक्कतें, जो बीमारियों की हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्योंकि वो जनरलाइज नहीं कह सकते, तो इसलिए ये अच्छा रहेगा कि आप अपने जो भी कुछ एक प्रोफेशनल की हेल्प लें और उसके बाद इस पे काम करें। जैसे इमेजिन भी करती हूँ कि गुफा टाइप की मुझे एंजाइटी होने लगती है बहुत ज़्यादा, सिर्फ सोच के, और जाने पता नहीं क्या होगा, तो मतलब कोई बीमारी या फिर ऐसे ही है। वो भी बड़ा स्पष्ट एक इंडिकेशन है कि हम जान पाए कि बीमारियों तक बात चल रही है कि नहीं चल रही है। कोई भी डर, अगर उस डर की वजह से आप अपने घर में ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल लाइफ इफेक्टेड है, पर्सनल लाइफ इफेक्टेड है और संबंध नहीं अच्छे हो रहे हैं, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन है, पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसा डर है तो बीमारी का रूप ले चुकी है, आपको प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। अगर आपको, जैसे इन्होंने बोला गुफा में डर है, तो क्या आप गुफा में कभी जा ही नहीं पाते हैं, और क्या उससे आपको नुकसान भी हो रहा है, कि आप सीधे देख रहे हैं कि आपको नुकसान हो रहा है, देख रहे हैं कि दिक्कतें हैं और नुकसान भी हो रहा है, और फिर भी आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे, तो ये बीमारी है। जब तक कि आप समझ पा रहे हैं कि दिक्कत तो है यार, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं और कर ले जाते हैं, और आपको कहीं पारिवारिक कोई उसकी वजह से दिक्कत नहीं है, और सोशियो ऑक्यूपेशनल, मतलब यहाँ प्रोफेशनल है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो सोशियो ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन नहीं है, प्रोफेशनल डिक्लाइन नहीं है, बीमारी नहीं है, तो दवाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन बदलाव करने की अगर डर है तो जरूरत है, जैसे कि मैंने हर बार बताया, ये दोनों अंतर है।